आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास 10 का जो लेसन 3 चल रहा था, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका हम आज सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पेज नंबर 10 तक हम लोग इसमें पढ़ चुके थे, आज उसके आगे से देखेंगे। इसमें आप लोगों ने अब तक सीखा था कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का मतलब था कि जब एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करता है, उसे ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। और उस वक्त जो है व्यापार जो हो रहा था, व्यापार होने के कारण सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का ही व्यापार नहीं हुआ है, बल्कि अ, अपने ज्ञान को भी लोग दूसरे देशों में डालते थे, प्रतिस्थापित करते थे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारी जगह पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती थी अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधार पर। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़े थे कि बीमारी वगैरह भी फैलाया जाता है कीटाणुओं की मदद से, और जिसके कारण बहुत सारे उपनिवेश स्थापित हुए थे। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। सिल्क मार्ग के बारे में पढ़े थे। सिल्क मार्ग के रास्ते बहुत सारा सामान का आयात और निर्यात होता था, जैसे चीनी, पॉटरी इसी रास्ते से जाती थी, कपड़े, मसाले। इसके अलावा बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। भोजन की यात्रा भी हम लोग पढ़े थे कि जैसे नूडल्स सबसे पहले चीन में बना था और चीन से पश्चिम में पहुंचा, वहां पर स्पेगेटी का जन्म हुआ। पास्ता की बात करें तो ये 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा था, जो अब इटली का टापू है। तो ये सब हम चीजें पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके सेकंड वीडियो में आएंगे। आप लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, या इस जगह तक हम लोग देख लिए थे। इसके आगे से आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक दिया हुआ था गिरमिटिया मजदूर के बारे में कि गिरमिटिया मजदूर क्या है। तो गिरमिटिया मजदूर का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसे मजदूर जो क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए, 5 साल के लिए अनुबंध के तहत काम करते हैं, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। तो बहुत सारे श्रमिक ऐसा भी था जो कि अनुबंध समाप्त हो गया, उनका 5 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद भी वे लोग वापस नहीं लौटे थे, वे लोग वहीं पे रहने लगे। और इसी कारण से क्या होता है, इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। एक नाम दिया हुआ है नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वीएस नायपॉल का नाम, जो कि हमारे भारत देश के हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? तो दूसरी जगह पे रहते हैं, फिजी या फिर किसी अन्य देश में। फिर आपका आता है वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नरेन चंद्र पॉल, राम नरेश सरवन, इन लोगों का भी नाम हम लोगों ने सुना है। ये नाम भारतीयों जैसे हैं, क्योंकि कारण क्या है, ये भारत से गए हुए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 1921 में गिरमिटिया अनुबंध खत्म हो गया था, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए गिरमिटिया अनुबंध कब खत्म हुआ, तो 1921 में खत्म हो गया था। अब देखो उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था, उसके बारे में ये देखिए दिया हुआ है। राम नारायण तिवारी भारत से गए हुए गिरमिटिया मजदूर थे, और उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमे रारा में 10 साल काम किया। वे कह रहे तमाम कोशिश के बावजूद मैं उन काम को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। मेरे हाथ छिल गए, हफ्ते भर काम नहीं कर पाया, सजा दी गई, 14 दिन जेल में काटना पड़ा। और इन लोगों को जो काम दिया जाता था, नॉर्मली ये लोग पूरा भी नहीं कर पाते थे, तो तनख्वाह काट लिया जाता था, पूरा वेतन नहीं दिया जाता था, तरह तरह की सजा दी जाती थी। अब देखिए यहाँ पर नाम आता है विदेश में भारतीय उद्यमी। बहुत सारे उद्यमी, उद्यमी किसको कहा जाता है? जैसे मुकेश अंबानी को हम उद्यमी बोल सकते हैं, व्यापारी बोल सकते हैं। तो विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी का काम, पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए बाजार और बैंकों से पैसा लिया जाता था, ये तो आप लोग सुने ही है। अब एक नाम आता है आपका शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चट्टियार। आपको ये दोनों नाम याद रखना पड़ेगा, शिकारीपुरी श्रॉफ और दूसरा नट्टू कोट्टई चट्टियार। ये लोग ऐसे बैंकर और व्यापारी में से थे जो क्या करते थे, कर्जा देते थे। मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जा दिया करते थे। कौन कौन से व्यक्ति का नाम आता है? एक शिकारीपुरी श्रॉफ और दूसरा नट्टू कोट्टई चट्टियार। ये एक ही आदमी का नाम है, इतना बड़ा नाम जो है ना, ये एक ही आदमी का है। टेढ़ा नाम है बट याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए बहुत सारा व्यापारी लोग अफ्रीका में भी यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी भी आ गए। जैसे हैदराबादी, नाम से यह स्पष्ट है हैदराबाद का होगा। तो हैदराबादी सिंधी व्यापारी 1860 के दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। एम्पोरियम मतलब सिंपल सा भाषा में बोले, अभी की भाषा में तो मॉल खोल दिए।
अब मॉल में जानते हैं ये सब चीज़ मिलता है। तो अगर पूछा जाए एम्पोरियम किसने खोला था? तो हैदराबादी सिंधी व्यापारी ने खोला था। कहाँ पे? कब? 1860 के दशक में। किस जगह पे? बंदरगाहों के पास। अब सर बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाँ बंदर रहता है उसको? नहीं। बंदरगाह का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ से वस्तुओं और सेवाओं का आयात-निर्यात किया जाता है, व्यापार किया जाता है। सिंपल सा वे में बोले हटिया, लेकिन ये हटिया समुद्र के किनारे लगता है। अब देखिए ये एम्पोरियम जो है फलता-फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोत के आने से सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी थी। एम्पोरियम मतलब मॉल समझ लीजिए आप। इसके अलावा देखिए, भारत में जो कपास का निर्यात होता था, ये कपास को यूरोप भी भेजा जाता था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाली कार्यों का केंद्र यही था। देख सकते हैं कितना रईसी बनाया गया, अभी भी देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम कितना अच्छा लग रहा होगा और भव्य लगता होगा। इसके अलावा ब्रिटेन में आयातित कपड़ों जो मतलब जो कपड़ा ब्रिटेन जाता था, जैसे भारत का कोई कपड़ा बन करके ब्रिटेन जाएगा, तो उस पर सीमा शुल्क ज्यादा लगा दिया ब्रिटेन वाला, ताकि वहां पर भारत का कपड़ा ना बिके बल्कि ब्रिटेन का कपड़ा बिके। देखो ऐसा कोई सरकारें इसलिए करती है कि विदेश से आने वाली वस्तुओं को रोकने के लिए, ताकि वहीं का सामान वहीं बिके। अब आता है सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था और 1815 में घटकर 15% हो गया। पहले देखो, निर्यात मतलब होता है वस्तुओं का बेचना, ध्यान रखिएगा। कहीं बेचा जाना। पहले कितना था? 30%। 1815 में घटकर 15% हो गया। 1870 में 3% हो गया। क्यों भाई? क्योंकि सरकार जो ब्रिटेन की सरकार थी वो क्या की, बोली भारत का कपड़ा जो आएगा उस पर सीमा शुल्क बेसी लेंगे। मतलब अगर 100 रुपया का कपड़ा है तो उस पर 30 रुपया टैक्स ही ले लो। तो भाई कपड़ा महंगा हो जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ? भारतीय कपड़ों का निर्यात कम होने लगा। अब देखिए, और 1800 से 12 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। अब कपड़ा नहीं बिकता था, क्या बिकता था? कपास बिकता था। और एक चीज और दिया हुआ है, ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा कि डाटा जो हम दे रहे हैं, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का भी निर्यात किया जाता था। अफीम जानते ही होंगे आप लोग, एक टाइप का बोले ना तो नशीली पदार्थ, ठीक है। अब ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती, उसे चीन को निर्यात करती, और जो पैसा मिलता उससे वो चाय मंगवाती थी। चीन में चाय होता है सबसे ज्यादा, जानते ही है। भारत की बात करें तो भारत में कहाँ होता है चाय? असम में होता है। बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में काफी बाढ़ आ गई ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की, और भारत के साथ ब्रिटेन क्या था? हमेशा व्यापार अधिशेष में रहता था। अब सर व्यापार अधिशेष क्या है? तो व्यापार अधिशेष का मतलब होता है आपका, जैसे कि मान लेते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दुकान में पूंजी जैसे लगा दिए हैं। इस बार दशहरा में हम 2 लाख का दुकान में पूंजी लगाए थे। अब 2 लाख का पूंजी लगाए, बदले में दुकान से हमको क्या हुआ? 3 लाख रुपया दुकान में हम बेच लिए। 2 लाख पूंजी लगाए थे, 3 लाख बेच लिए। तो 1 लाख मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को ही व्यापार अधिशेष कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपसी व्यापार से क्या होता है? ब्रिटेन को फायदा रहता था। और नॉर्मली कोई भी आदमी दुकानदार तभी काम करना चाहेगा जब उसको व्यापार अधिशेष हो, नहीं तो काहे काम करेंगे हम। अब ब्रिटेन क्या करता था? इसके जरिए वह अन्य देशों के साथ अगर कहीं घाटा भी होता था ना, तो अपने घाटे की भरपाई कर लेता था। अब बहुपक्षीय बंदोबस्ती ऐसे ही काम करता है। अच्छा, बहुपक्षीय बंदोबस्ती इसको कोई एक्सप्लेन करेंगे? तो बहुपक्षीय बंदोबस्ती क्या करता है? अगर किसी एक बिजनेस में आपको थोड़ा सा अगर कम हो रहा है इनकम, तो दूसरी जगह से हम क्या करते हैं? व्यापार में मुनाफा कमा लेते हैं। क्या कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे होम चार्जेस, देसी खर्चे का निपटारा होता था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है अधिशेष वगैरह भी हासिल होता था। अब आता है भारत में बहुत सारे काम कर, हाँ, होम चार्जेस का मतलब क्या हुआ? जो भी देसी खर्चा था उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिया गया है जिसमें आपका अलग अलग जगह के लोगों को दिखाया गया है, मतलब सॉरी, अलग अलग जगह का नाम दिया हुआ है। बुखारा कहाँ पे है, बंदर अब्बास कहाँ पे है, सूरत कहाँ पे है। ये भी कभी कभी पूछ देता है। चीन की विशाल दीवार आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक चीज और आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाला लाइन है ये समुद्री मार्ग को दर्शाता है,
और ये जो डॉटेड लाइन उसके नीचे दिया हुआ है ये जमीनी मार्ग को दिखाता है, और बंदरगाह को आपका ये बिंदु के द्वारा दर्शाया जा रहा है, ठीक है। और आप इसके जरिए इस पूरे मैप का अध्ययन भी कर सकते हैं अपने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी, तो ये आप लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं। धुरी शक्ति जर्मनी, इटली और जापान। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया था? यूरोप में लड़ा गया था। कब हुआ था पहला महायुद्ध, याद है किसी को? बिल्कुल, 1914 से 1918 तक पहला महायुद्ध लड़ा गया था। और इसके बाद देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस। ये पहले भी बताया है। रूस की जगह पर कहीं कहीं सोवियत संघ लिखा रहता है, तो दोनों चलेगा। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस है। अब आता है केंद्रीय शक्ति में कौन कौन आता है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्क। तो वही है आपका केंद्रीय शक्ति, धुरी शक्ति को ही कहा जाता है, बस अलग अलग नाम कुछ कुछ दिए गए हैं। अब देखिए युद्ध कब शुरू हुआ था? अगस्त 1914 में शुरू हुआ था। डेट किसी को याद है क्या? सर्च कीजिएगा आप लोग, मैं नहीं बता रहा। अगस्त 1914 में युद्ध शुरू हुआ था, और शुरू में कयास लगाया गया था कि युद्ध क्रिसमस को खत्म हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध 4 साल चल गया। और इस युद्ध में क्या हुआ था? बेहद आधुनिक औद्योगिक शक्ति, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल युद्ध इसको कहा गया, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज का प्रयोग किया जा रहा था? मशीन गन का, टैंक का, हवाई जहाज का, रासायनिक हथियार का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। तो पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 1918 में लड़ा गया था। युद्ध में कितने लोग मारे गए? 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए थे। 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए थे। इसके अलावा क्या हुआ? युद्ध संबंधी सामग्री को का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। अब मर्द अगर मोर्चे पर जाने लगे, काम पर जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उन कामों को संभालने की जिम्मेदारी किसको हो जाएगी? औरतों को हो जाएगी। तो औरत लोग भी काम करने आने लगी। और इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा था। और इस टाइम में क्या हुआ? अमेरिका कर्जदार की बजाय कर्जदाता बन गया। अब अगर कर्जदाता कोई बन रहा है, मतलब वो एक टाइप का कोई तो सेठ बन गया। वो क्या कर रहा है? दूसरे को दान कर रहा है पैसा। तो अमेरिका की स्थिति क्या हुई? थोड़ी अच्छी हो गई। लेकिन देखो अब आगे चल के क्या होता है। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था। बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब इसका इनकम बहुत ज्यादा था। लेकिन क्या हुआ? युद्ध के बाद लंबा संकट झेलना पड़ा। अब भारत और जापान में कई सारे उद्योग विकसित होने लगे। लेकिन जब नॉर्मल सा बात है, जब युद्ध हो रहा है तो सबके पास पैसा खत्म, कोई खर्चा देगा क्या? कोई भी अमेरिका को पैसा नहीं देने लगा। तो अमेरिका की स्थिति क्या हो गई? अब अमेरिका की स्थिति खराब होने लगी। क्यों भाई? कोई कोई पैसा चुका नहीं रहा था, ठीक है। तो अब इसके कारण क्या हुआ? रोजगार का और अनिश्चितता हो गया। और 1921 के टाइम में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। यानी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी इस युद्ध के समय में। सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि सभी देशों की। अब आता है युद्ध से पहले यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, 1914 से पहले गेहूं की आपूर्ति करने वाला बड़ा केंद्र कौन सा था? तो पूर्वी यूरोप था। अब बाद में क्या हुआ? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब लोग गेहूं का पैदावार बढ़ा दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? जब युद्ध समाप्त हो गया तो अनाज की कीमत गिर गई, क्योंकि भाई अनाज बहुत ज्यादा मार्केट में आ गया। तो ग्रामीणों की आय कम हो गई और किसान क्या हुए? कर्जे में फंसते चले गए। अब देखो 1920 1920 के दशक के अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन करना। और कार निर्माता, हाँ एक चीज और, कार निर्माता आप लोग सबको ये फोर्ड नाम की कंपनी की कार को तो देखे ही होंगे। ये फोर्ड कार बहुत ज्यादा इंडिया में चलती ही है। तो कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने क्या देखा था? बूचड़ खाने में देखा था असेंबली लाइन। अब एक वर्ड है असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है समझिए इस प्रकार। मान लेते हैं आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे, यहाँ पर क्या है? एगो जानवर है। इस जानवर का, ठीक है हमसे बनेगा नहीं उतना अच्छा, हमको ड्राइंग नहीं आता है, हंसी नहीं उड़ाना। मान लेते हैं ये जानवर है। एक आदमी का काम है सिर्फ इसको काटने का, दूसरा आदमी क्या करता है? इसका कटा हुआ भाग को फेंकने का काम करता है, ठीक है। और तीसरा आदमी क्या करता है? इसका चमड़ा को उतार देता है पूरा। चौथा आदमी क्या करता है? उसको बारीकी काट देता है। और उसके अगला आदमी क्या करता है? उसको फिर तेल में भूनने के लिए या जो भी काम के लिए देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर 5 आदमी मिलकर के काम करेंगे और एक ही आदमी एक ही टाइप का काम करे तो काम जल्दी होता है, उसी को बोला जाता है असेंबली लाइन। मान लेते हैं मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का रहे,
इसको नेट पे अपलोड करने का काम नहीं रहे, टिक लगाने का काम नहीं रहे, तो मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगा, मुझे और भी कुछ काम ना करने के लिए कहा जाए तो। तो उसी प्रकार हेनरी फोर्ड ने बोला कि एक काम करो, एक ही काम को बार-बार करने के लिए सबको दे दो। तो उसने क्या किया, इतना स्पीड काम का होने लगा कि कार के कारखाने में, असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में 1 कार। सिर्फ नूडल्स आपका 2 मिनट में नहीं बनता है, उससे भी फास्ट यहाँ पर दिया हुआ है। नूडल्स आप लोग बोलते हैं 2 मिनट में नूडल्स तैयार, भैया उससे भी फास्ट यहाँ पे कार बनता था। 3 मिनट में 1 कार। कहाँ पे? हेनरी फोर्ड का कारखाना में। ये कब का बात है? 1920 के दशक का बात है। 1920 के दशक में ऐसा हो रहा था। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है, असेंबली लाइन में क्या होता है, आप लोग कभी सर्च करके भी देख सकते हैं असेंबली लाइन के बारे में। इसमें कोई भी आदमी आराम नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदमी का काम है, मान लेते हैं यहाँ पे नट लगाने का। ये आदमी का काम है नट को टाइट करने का, ये सिर्फ टाइट ही करेगा, दिन भर बैठ करके टाइट करेगा। ये आदमी का काम है कि भाई उस पर एक डिब्बा चढ़ाने का, और इस आदमी का काम है उसमें पहिया लगाने का, और ये आदमी क्या करेगा, उसमें लाइट लगाएगा। अब तुम दिन भर लाइटें लगाओगे भाई, तो तुम्हारा स्पीड तो बढ़ेगा ही। तो जो जिस प्रकार काम कर रहे थे उसी प्रकार काम करते जा रहे थे, तो स्पीड क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। इतना स्पीड बढ़ गया कि मजदूर लोग बोले कि भैया बहुत थक जाते हैं हम लोग, ये काम नहीं कर पाएंगे। मजदूर काम करने छोड़ दिए। अब हेनरी फोर्ड जो मालिक थे उनको बड़ा टेंशन हो गया। वो जनवरी 1914 में बोले कि चलो तुम लोग का वेतन दोगुना कर देते हैं, पहले जितना देते थे उसका डबल दे देंगे। कितना? एक दिन में $5। अब इतना तो आप सभी जानते हैं, $1 में लगभग अगर बोले तो कितना होता है, 80 रुपया होता है। तो $5 में कितना हो गया, कोई बताएंगे? 400 हो गया। तो भैया सोचो, ये उस टाइम में 400 मिल रहा था, कब? 1914 की बात मैं कर रहा हूँ। अभी के हिसाब से सोच लो कितना ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। तो लोग क्या करने लगे, काम ज्यादा करने लगे। ध्यान रखिएगा, कारखानों में क्या हुआ, ट्रेड यूनियन गतिविधि पर पाबंदी लगा दी। ट्रेड यूनियन मतलब कोई भी मजदूरों का संघ नहीं बना सकता है। तुम चुपचाप पैसा लो और काम करो, नहीं काम करना है, भागो यहाँ से। इससे क्या हुआ, लागत कम हो गया असेंबली लाइन से, और इनकम बहुत ज्यादा हेनरी फोर्ड का बढ़ गया। और 20 के दशक में तब लोग उसी का नकल करने लगा, और हर चीज में अब क्या हुआ, यही चीज का असेंबली लाइन की बात की गई। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कार का उत्पादन होता था, 1929 में बढ़कर 50 लाख हो गया। और बहुत सारे लोग क्या करने लगे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब भी चीज खरीदने लगे। ये सब चीजें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, ये सब किस व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, तो हायर परचेज व्यवस्था। अब सर हायर परचेज व्यवस्था क्या है? तो आप लोग सब कोई जैसे मोटरसाइकिल वगैरह लेते हैं ना, कोई कोई किस्त वगैरह में, कि एक काम करते हैं, मोटरसाइकिल का दाम मान लेते हैं 1.5 लाख रुपया है, एक बार में 1.5 लाख है नहीं मेरे पास। तब क्या करते हैं हम, अभी जैसे मान लेते हैं 30,000 रुपया दे करके बाइक को उठा लिए, उसके बाद महीना महीना 5,000 रुपया देते चल जाएंगे। उसी को बोला जाता है हायर परचेज। आप लोग अभी भी खरीदते हैं, ये बहुत कोई आप लोग के पापा लोग काम करते होंगे इस तरह का। और उस टाइम घर का भी निर्माण इसी के बेसिस पर होता था। 1920 के दशक में अब आवास और निर्माण क्षेत्र में भी उछाल आ गया, घर वगैरह भी बहुत ज्यादा बनने लगा था। और 1923 तक अमेरिका का हालत बहुत सुधर गया, और उसने शेष विश्व को पूंजी का निर्यात करने ना शुरू कर दिया। अमेरिका बाकी अदर देश को क्या भेजने लगा, पूंजी भेजने लगा। और यह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता, कर्जदाता मतलब एक टाइप का जानो, बड़ा सेठ बन गया। ये दूसरे को पैसा देना शुरू कर दिया। कौन? अमेरिका। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आदमी का तरक्की हमेशा नहीं होता, कभी ना कभी वो गिरता भी है। तो एक टाइम आया 1929 को, जब दुनिया एक आर्थिक संकट में फंस गई, जिसका दुनिया ने कभी भी अनुभव नहीं किया था, और महामंदी फैल गई। कब फैली महामंदी? 1929 में। अब महामंदी में भाई सबके पास अपने हालत बुरा है। कोई महाजन को पैसा देगा, तुम मेरा जान मार दो, तो यो पैसा नहीं निकलेगा। मेरे पास खाने को है ही नहीं, तो हम पैसा कहाँ से देंगे भाई? तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, महामंदी हो गई, और अमेरिका की भी हालत खस्ती हो गई, कोई पैसा देना नहीं चाह रहा था। अब महामंदी का कारण क्या था? पहला, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। खेती में क्या हुआ, इतना उपज हो गया कि उपज का दाम गिर गया। उपज का दाम गिर गया तो किसान का आय घट गया, आय घट गया तो उत्पादन बढ़ाने के लिए वो और ज्यादा उगाने लगा, और ज्यादा माल उगाने लगा तो क्या हुआ, उसका दाम और गिर गया। ऐसे समझिए, मार्केट में 50 किलो आलू की जरूरत है। अब मार्केट में क्या होता है, 500 किलो आलू आ जाए, आलू का दाम बढ़ेगा ना घट जाएगा? 50 घट जाएगा। तो बस वही हुआ कि दाम घटने लगा, स्थिति बहुत बेकार होने लगी। और क्या हुआ, तब कोई खरीदेगा भी नहीं, इतना उपज क्या करेंगे, 85 किलो की जरूरत है, 500 किलो मार्केट में आएगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो कृषि उपज क्या हुआ, पड़ा पड़ा सड़ना शुरू हो गया। ये को सबसे बड़ा रीजन था।
दूसरा था 1920 के दशक में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जा लेकर के अपना हालत को सुधार लिया था। अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था। अमेरिका चाहता तो कर्जा आसानी से जुटा लेता। कब? जब हालात अच्छे हों। और जब हालात खराब हो गया, संकट का संकेत मिल गया, तो भैया लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारा पैसा कहाँ से देंगे? तो अमेरिका जो है किसी से कर्जा वापस नहीं कर पाया। कोई कर्जा नहीं दे रहा था अमेरिका को, तो अब तो अमेरिका की स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। ठीक है? और अमेरिकी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा शुल्क लगाने लगी। अब सीमा शुल्क बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, तो और वहां पर सामान नहीं जाने लगा। तो सबसे बुरा असर का किसको मिला? अमेरिका को ही मिला। अब अमेरिकी बैंक जो कि घरेलू कर्जा देता था, उन लोगों को कर्जा देना बंद कर दिया, और जिसको कर्जा दे दिया था उसे वसूली तेज कर दिया। तो भैया बहुत सारे परिवार तबाह हो गए, स्थिति बहुत बुरी हो गई। समझ में नहीं आ रहा था लोगों को क्या होगा। और अमेरिका का बैंकिंग व्यवस्था धराशायी उस टाइम हो गया था। हजारों बैंक दिवालिया हो गए। काहे भाई? कोई पैसा दे ही नहीं रहा था बैंक को, सब कोई बैंक से कर्जा खा के बैठा है। तो 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए, और 1929 से 32 तक तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। तो महामंदी के कारण क्या हुआ? स्थिति बहुत ज्यादा बुरा भी हुआ था। 1928 से लेकर के 1934 के टाइम की बात करें, तो 1928 से 34 के बीच देश में आयात निर्यात घटकर लगभग आधे हो गए थे। कहाँ पे? भारतीय व्यापार का ये बात किया जा रहा है। और 1928 से 34 में भारत के गेहूं की कीमत भी गिर गई। क्यों? क्योंकि गेहूं का उपज बहुत ज्यादा हो गया था, यानी भारत की भी स्थिति खराब थी। बंगाल में अधिकतर क्या उगता है? आप लोग सभी जानते हैं, जूट या पटसन उगता है। तो वहां पर कारखाना में जो टाट की बोरी बनाई जाती थी, अब टाट का निर्यात ही बंद हो गया, तो पटसन का कीमत में भी 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। सर, जूट, पटसन या टाट किसको बोलते हैं? सरकारी चावल जो आता है ना, स्कूल में देखे ही होंगे आप लोग, वो आपका जो बोरा में आता है ना, वो जूट का बोरी होता है। तो टाट का निर्यात बंद हो गया, तो पटसन का कीमत गिर गया, तो स्थिति और बुरा हो गई। अब देखिए, इसी के बारे में एक बंगाल का कवि लिखे थे, चलो भाई नगद की उम्मीद में तुम पटसन उगाओ, फिर कर्जा में डूबो और घर भर। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में ज्यादा पटसन उगाओ, लागत और कर्जे में पीस कर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगाकर लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, और घर पर बैठे बनिया देंगे 5 रुपए मन भाव, तुम खटो पूरा और बनिया लोग सारा मुनाफा ले लेगा। तो स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। और उस टाइम में क्या हुआ था? अब एक चीज आप जान लीजिए, पैसा का रेट भले गिर जाए, सोना का रेट कभी गिरता है क्या? नहीं गिरता है, कॉमनली नहीं गिरता है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने का निर्यात किया जाने लगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिला। क्योंकि पैसे का वैल्यू गिरता है, लेकिन सोना चांदी का वैल्यू हमेशा बढ़ता ही है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आता है 1931 में, मंदी अपने चरम पर थी, स्थिति बहुत ज्यादा बुरा हो गया था भारत का भी। अब आता है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण या युद्धोत्तर काल। धुरी शक्ति के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। नाथसी नाथसी में तो जानते ही हैं, जर्मनी वाले लोग आ जाते हैं, जर्मनी, इटली और जापान, ये धुरी शक्ति में मुख्य रूप से आता है। मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका आता है। अब आता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए थे, ये ध्यान रखिएगा। कितने लोग? 6 करोड़ लोग। और 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग ये 3% था, यानी कि एक टाइप का आप मान सकते हैं, अगर उसका हमको टोटल कैलकुलेट करना हो तो 200 करोड़ आबादी होगा उस टाइम में। आप लोग मैथ के स्टूडेंट है, निकाल सकते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ था? बहुत सारा स्थिति बहुत बिगड़ भी गया था। अब इसी टाइम में आप देखे हैं, जर्मनी को हराने के लिए किसने कुर्बानियां दी थी? सोवियत संघ की जनता ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी, ये आप ध्यान रखिएगा। इस वक्त क्या हुआ? नॉर्मल सा बात है, बर्बादी बहुत ज्यादा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी घर खड़ा नहीं है, सारा घर क्या हुआ है? ढह गया है। तो स्थिति सोवियत संघ की पूरी खराब हो गई थी। सोवियत युद्ध में युद्ध से तबाह स्टालिन गार्ड, ये आपका जगह का नाम है। अब आता है, तो ऐसी स्थिति में अब बोले अब कैसे सब चीज ठीक किया जाए, इसके बारे में बात किया गया। स्थिर आय के लिए पुनः रोजगार भी सभी को चाहिए, इस बारे में भी बात किया गया। अब देखिए, इसी को लेकर के जुलाई 1944 में, डेट याद रखिएगा, जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। कब? जुलाई 1944 में। और कहाँ पे बना था? ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। इसी के कारण से ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान
इसको कहा जाता है, किसको? विश्व बैंक को और आईएमएफ को। क्योंकि ब्रेटन वुड्स का जब सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसी टाइम ये दोनों बना था, विश्व बैंक और आईएमएफ, जिसको वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये लोग औपचारिक रूप से अपना काम कब शुरू किया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। अब बहुत कोई अटक जाते हैं इस काम वाले बात पर। तो 1947 में ये लोग काम करना शुरू किया, लेकिन बना कब था? 1944 में। अब देखो, अमेरिका जो है विश्व बैंक और आईएमएफ के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है, मतलब अमेरिका जो है मैन पावर में था। अब आता है सर वीटो का मतलब क्या होता है? तो इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। देखो सिंपल सा वे हम बोले, अभी जैसे हम क्लास ले रहे हैं, अभी अगर मान लेते हैं सपोज अंजलि बोल दे कि नहीं सर आपको क्लास आज छोड़ दीजिए लेने के लिए, और अगर हम उसको वीटो पावर दे के बैठे हैं तो उसका बात हमको मानना पड़ेगा। सारा बाकी सदस्य अगर बोल भी रहे क्लास लेने, तो भी हम क्लास लेने से मना कर देंगे। ठीक है, इसी को वीटो कहा जाता है। अब आता है 1950 से 1970 के बीच में विश्व व्यापार का विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही। अच्छा एक जगह यहाँ छूट गया था, सॉरी। अमेरिका के बारे में हम लोग वीटो पावर का तो किए थे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, $1 की कीमत उस वक्त कितना था? तो 35 ऑन्स के बराबर था। अगर ये पूछा जाए कि भैया $1 के बदले कितना पैसा देना है, तो वह 35 ऑन्स सोना देना है। अब बोलेंगे सर ये ऑन्स क्या है? तो ऑन्स जो है मापने की इकाई है, जैसे हम लोग ग्राम मापते हैं ना, वैसे ही आपका ऑन्स में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दिया हुआ 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही है, ये ध्यान रखिएगा। 1950 से 70 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर कितनी थी? 8% से ज्यादा रही थी। और वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही है। कितना परसेंट? 5%। अब आता है औद्योगिक देशों में बेरोजगारी कितना हुई थी उस टाइम? औसतन 5% से कम रही थी। ये कब का बात है? प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, यानी कि आपका जब प्रारंभ में युद्ध का के बाद की स्थिति जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। और विकासशील देश भी विकसित औद्योगिक देश के बराबर पहुंचने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया को एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। बहुत सारे अगले 2 दशक में एशिया और अफ्रीका, इसके ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन गए थे। अब देखिए यहाँ पर एक और दिया हुआ है लाइन, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन क्यों हुआ था? तो औद्योगिक देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए। क्यों भाई? पैसा चाहिए कोई भी उद्योग वगैरह को चलाने के लिए, तो पैसा देने का काम कौन कर रहा था? आईएमएफ और विश्व बैंक कर रहा था, ध्यान रखिएगा। और ये क्या कर रही थी? ये संस्थाएं जो है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्द से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही थी। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में बताया गया है। और क्योंकि कारण क्या होता था, कभी कभी जैसे अमेरिका जैसी शक्तिशाली देश वाले की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देश के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करती थी, इसलिए भी इन संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें लिखा हुआ है। एक है बहुराष्ट्रीय कंपनी, किसको बोलते हैं? तो एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, जो एक साथ क्या करती है? बहुत सारे देशों से व्यापार कर रही है। जैसे हम बोले ना, फोर्ड कंपनी का कार, ये कार बन कहाँ रहा था? जर्मनी में। चलता भी कहाँ है? इंडिया में है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां कब स्थापित की गई थी? तो 1920 के दशक में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई है? 1920 के दशक में, ध्यान रखिएगा। अब एक वर्ड आता है आयात शुल्क या टैरिफ, किसको बोलते हैं? तो जब किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क को आयात शुल्क कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं अमेरिका में एगो फोन बना, एप्पल कंपनी का फोन, ठीक है। अब ये एप्पल कंपनी का फोन इंडिया में बिकेगा, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो क्या करेगी? टैक्स इम्प्लाई करेगी। हो सकता है वो टैक्स 10% हो, 20% हो, 30% हो, वो टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एप्पल कंपनी का फोन का दाम अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, तो उसमें वो 30% अपना जोड़ देगी, यानी 30,000 रुपया जोड़ देगी।
और उसके बाद यहाँ पर जो वो सामान बिकेगा वो 1,30,000 में बिकेगा, तो वो 30,000 आपका क्या हुआ, आयात शुल्क हो गया। अब देखिए, विकासशील देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO के लिए आवाज उठाई, और ये लोग समूह 77 मतलब G77 के रूप में संगठित हो गए। अब ये जो वर्ड है आपका NIEO, इसका आशय क्या था, तो इसका आशय था आपका एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, इस पर बात किया गया था। कच्चे माल सही दाम पर मिले, तैयार माल को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले, इन सब बातों की चर्चा इसमें की गई थी। अब देखो, उस वक्त की बात करें, ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, तो ये तो खैर सबको जानते हैं कि वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। नहीं जानते तो जान लीजिए, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। उस वक्त हमारे भारत देश के जो वित्त मंत्री थे वो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उसके टाइम में हमारे देश का बहुत विकास हुआ है, और उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आता है अमेरिकी डॉलर। उस वक्त दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जैसा सम्मानित नहीं रह गया था, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी, और स्थिर विनिमय दर जो पहले से था उसकी व्यवस्था विफल हो गई, और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। अब सर ये दोनों क्या है, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। स्थिर विनिमय दर क्या है, जब विनिमय दर स्थिर होती है, उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है स्थिर विनिमय दर। जैसे मान लेते हैं हम कोई भी सामान है, ठीक है, उस सामान को कितना रुपया में बेचा जाएगा, मान लेते हैं 100 रुपया में बेचे, तो एक अच्छा लंबा टाइम तक उसका दाम 100 रुपया ही रहेगा, ये आप सभी जानते हैं। और लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर किसको बोलते हैं, तो जिसमें क्या होता है, सरकार के हस्तक्षेप के बिना इसका दाम क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं परिवर्तनशील विनिमय दर, ध्यान रखिएगा। अब देखो, औद्योगिक विश्व भी बाद में बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा, बहुत सारा जगह पर बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा देश में उत्पादन करती थी जहां पर लोगों को वेतन कम देना पड़े, तो इसके कारण भी क्या हुआ, बहुत सारा जगह पर बेरोजगारी बढ़ते चले गई। आप सभी जानते हैं चीन का सामान सबसे ज्यादा इंडिया में बिकता है, क्या है भाई, बहुत सस्ता में मिल जाता है, इस कारण से वही सामान इंडिया का बना हुआ लो बड़ा महंगा बिकता है। और चीन की बात करें तो चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से एकदम अलग थलग ही रहता था, ये बात भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर अगर बोले तो लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसमें लास्ट में यही बताया जा रहा है कि सब देश में अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया, और दुनिया का आर्थिक भूगोल जो है अब बिल्कुल बदल चुका है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके, थैंक यू।